Hello students, welcome to Shraddha classes. Today we are going to study class 8th science textbook chapter 4. In previous class we have studied about the chapter. We have discussed the whole of the chapter. Now it's time for क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर. मतलब चैप्टर के इनसाइड से जो भी क्वेश्चन निकल आते हैं, कोई सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं. जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. मतलब कि एग्रीकल्चर क्या होता है. टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक. दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. मतलब कि पहले के टाइम में 10,000 BC में क्या होता था कि लोगों को खाने के लिए वो लोग ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह पे वो खाने को, शेल्टर को, ये सारी चीज़ों को वो ढूंढते थे. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड. वो लोग रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे और उन्होंने अपने खाने के जो है भूख को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, हंटिंग फॉर एनिमल्स. मतलब कि एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया. दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप. और वो फिर क्या करने लग गए, बाद में लैंड को कल्टिवेट करने लग गए और उसके बाद वहाँ पे प्रोड्यूस करने लग गए राइस, व्हीट और बहुत सारे डिफरेंट क्रॉप्स. तब वहाँ से जन्म हुआ एग्रीकल्चर का. मतलब वहाँ से जो एक बिगनिंग हुई वो एग्रीकल्चर की हुई. Now our next question is what is crop? When plant of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. मतलब कि जो प्लांट होता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट एक ही जगह पे ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं इन अ लार्ज स्केल. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो क्रॉप है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट means that all the plant grown in the field are of wheat. जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में वीट के क्रॉप के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि पूरे लैंड में सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है, वीट की क्रॉप है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एग्रीकल्चर. मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं. आंसर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर में. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स विथ एग्जाम्पल. मतलब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न. मतलब हमारे क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं. आंसर देयर आर 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स. दे आर मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं और वो क्या है, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में शोन किए जाते हैं, जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. जो इंडिया में रेनी सीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, जून से लेके सेप्टेम्बर तक है. एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप. अब खरीफ क्रॉप के क्या एग्जाम्पल्स हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. तो ये हमारे जो हैं वो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं और बहुत बार ये फिलअप्स में भी आते हैं. सेकेंड है रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. मतलब ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं. देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. उनका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर से मार्च तक का होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप के क्या एग्जाम्पल है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के. पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज. और बहुत सी जगहों पर क्या होता है, जो पल्सेज और वेजिटेबल होते हैं उन्हें समर सीजन में ही ग्रो किया जाता है. Now the next question is name all the agricultural practices and also explain them briefly. मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं और उनको ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है. सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग
एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये हमारे क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजली। मतलब कि सॉइल की लूजनिंग रूट को ईजिली ब्रीथ करने में क्यों हेल्प करती है। आंसर, द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो सॉइल लूज हो जाता है, लूजेंड सॉइल होता है, उनमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म और माइक्रोब जो है वो सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म और माइक्रोब की ग्रोथ होने लगती है। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न इन लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो क्या होता है कि फर्दर वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं और लूजन करते हैं सॉइल को और उनमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। सॉइल को टर्न और लूजन होने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड। आंसर, सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल है वो कंटेन करता है मिनरल, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स से। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इन द सॉइल। मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो फिर से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, रिलीज हो जाता है सॉइल में। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। और ये सारे न्यूट्रिएंट फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। Only a few centimeter of the top layer of the soil supports plant growth। कुछ ही few सेंटीमीटर्स जो होते हैं टॉप लेयर सॉइल के वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स दैट द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। जो टर्निंग और लूजनिंग होती है सॉइल की वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को टॉप पर पहुंचाती है, सो दैट द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट, ताकि प्लांट जो है उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसी वजह से टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। इस क्वेश्चन में मैं बताना है कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या होते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। नाउ देयर आर 3 काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। फर्स्ट इज प्लो, second is hoe and third is cultivator. First is plow. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scrapping of soil etc. मतलब जो प्लो है वो बहुत पहले के टाइम से हम यूज़ करते हैं। ये किया जाता है, क्यों किया जाता है, टिलिंग ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को क्रॉप के अंदर ऐड करने के लिए, रिमूविंग ऑफ वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को स्क्रैप करने के लिए जो फ्लो यूज़ किया जाता है फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ये जो है वो वुड का बना होता है, फ्लो जो होता है वो वुड का बना होता है और ड्रॉन किया जाता है, मतलब चलाया जाता है पेयर ऑफ बुल्स से या फिर अदर एनिमल्स से भी चलाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस, कैमल एक्सेट्रा। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। और ये कंटेन करता है एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप जिसे हम क्या कहते हैं, प्लोशेयर कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। जो मेन पार्ट है फ्लो का वो एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है विच इज कॉल्ड प्लोशाफ्ट, जिसे हम प्लोशाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। और एक एंड ऑफ द शाफ्ट में क्या है, हैंडल जुड़ी हुई है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम। और जो दूसरी एंड है वो बीम से अटैच्ड है, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो बुल्स के नेक पे प्लेस की जाती है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द फ्लो। मतलब कि एक पेयर ऑफ बुल और एक मैन ईजिली ऑपरेट कर सकता है फ्लो को। Nowadays wooden flow is increasingly replaced by iron flow। और आजकल के टाइम में वुडन फ्लो जो है उसे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं और उसकी जगह उसके रिप्लेसमेंट में आयरन फ्लो का ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। ओके, ये डायग्राम जो है वो आपके एग्जाम्स में भी आता है बहुत बार, और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये भी हमारे एग्जाम में आता है इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो जहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एंड लेबलिंग इज मस्ट। ओके।
Now our second agricultural implement is hoe. It is simple tool which are used for removing weed and for loosening the soil. ये एक सिंपल टूल होता है जो वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और सॉइल को लूजन करने में हेल्प करता है. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, और इसमें एक लॉन्ग रॉड होता है, या तो वो वुड का होता है या फिर आयरन का होता है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड. और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट आयरन का वो फिक्स किया जाता है इसके एक एंड पे एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और वो वर्क करता है लाइक अ ब्लेड. इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और ये पुल किया जाता है एनिमल से. नाउ यू कैन सी द डायग्राम, एंड ये डायग्राम जो है वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू properly see it and you should try to make it, as well as you have to do labeling because labeling is must. Our next agricultural implement is cultivator. Nowadays flowing is done by tractor driven cultivator. मतलब कि आजकल के टाइम में flowing जो है किस चीज़ से किया जाता है? ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर्स से. द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. और ये जो यूज़ होता है कल्टिवेटर का, ये लेबर और टाइम दोनों को सेव करता है. Now question 9. Name the seed that floats on water and the seed that sink in water. मतलब कि हमें बताना है कि ऐसे कौन से सीड होते हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं, मतलब वाटर में तैरते हैं, और ऐसे कौन से सीड्स होते हैं जो वाटर में सिंक हो जाते हैं, मतलब कि वाटर में डूब जाते हैं. आंसर: डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर. जो डैमेज सीड होते हैं, जो ख़राब सीड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? हॉलो हो जाते हैं. हॉलो का मतलब होता है कि खोखले हो जाते हैं अंदर से, जिस वजह से उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो हल्के हो जाते हैं. देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, जिसके वजह से वो वाटर में ईजिली फ्लोट होते हैं. दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन. और ये एक बहुत अच्छा मैथड है जिससे हमें पता चल जाएगा कि गुड सीड्स कौन से हैं और बैड सीड या फिर कह सकते हैं डैमेज सीड्स कौन से हैं. Now next 10th question. What is the structure of traditional tool? मतलब ट्रेडिशनल टूल के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? The tool used traditionally for sowing seed in the shape like funnel. मतलब ऐसे टूल्स जो ट्रेडिशनली यूज किए जाते हैं सीड्स को सो करने के लिए, वो फनल के शेप के होते हैं. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, और जो सीड्स होते हैं वो फनल के अंदर फिल किए जाते हैं. पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप, और उन्हें पास किया जाता है 2 और 3 पाइप से, हैविंग शार्प एंड, जिनके शार्प एंड होते हैं. दीज एंड स्प्रेड्स इनटू द सॉइल, और ये जो एंड होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड प्लेस द सीड्स देयर, और वहाँ पे वो सीड को प्लेस कर देते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज सीड ड्रिल? मतलब सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. जो सीड ड्रिल होता है वो यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की हेल्प से. दिस टूल शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ. और ये जो हमारा टूल है ये क्या करता है कि सीड्स को शो करता है एक यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस पे, ना वो ज़्यादा पास होते हैं ना वो ज़्यादा दूर होते हैं, एक प्रॉपरली यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे वो सीड्स को शो करता है. इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड फ्रॉम बाय द सॉइल. और ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं वो सॉइल से अच्छी तरीके से कवर हो गए हैं आफ्टर शोइंग के बाद. दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स. और ये प्रिवेंट करता है कि जो बर्ड वगैरह जो डैमेज कॉज करती है उनसे भी प्रिवेंट करता है. शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. और अगर हम शो करते हैं सीड ड्रिल के हेल्प से तो वो टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैन्योर? यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर एज वेल. मतलब हमें बताना है कि मैन्योर क्या होते हैं और उनके क्या यूजेस और क्या एग्जाम्पल्स हैं. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. और ये ऑब्टेन किया जाता है, मतलब ये बनाया जाता है किन चीज़ों से? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. ठीक है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से इसे बनाया जाता है. फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट. जो फार्मर्स होते हैं वो डंप करते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट को पिट में, ओपन प्लेसेस में, और वो अलाउ करते हैं इसे डिकम्पोज होने में. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो डिकम्पोजिशन होता है वो कॉज किया जाता है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर. और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उन्हें यूज़ किया जाता है एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर. नाउ व्हाट आर द यूजेज ऑफ मैन्योर? मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity.
जो मैन्योर है वो इम्प्रूव करता है सॉइल की टेक्सचर को, और क्या करता है इम्प्रूव वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट, और ये रिप्लेनिश करता है सॉइल को हर एक न्यूट्रिएंट से। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और मैन्योर प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा ह्यूमस सॉइल में। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर के क्या एडवांटेजेस होते हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसे कंसिडर किया जाता है बेटर एज कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये इनहेंस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है उसमें। इट मेक्स द सॉइल पोरस, और ये सॉइल को पोरस बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजिली, जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो पाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, और ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एज वेल एज इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन, मतलब इरिगेशन से आप क्या समझते हैं? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, मतलब कि सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन डिफरेंट इंटरवल, मतलब डिफरेंट इंटरवल में जो हम सप्लाई करते हैं क्रॉप में वाटर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मतलब कि जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है या फिर वेरिएशन होती है वो डिफरेंट क्रॉप्स में अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, हर एक सीजन का एक अलग रहता है, बिकॉज जब समर सीजन चल रहा होता है तो वाटरिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज ड्राईनेस की वजह से एज वेल एज इवेपोरेशन की वजह से, और विंटर में इतनी ज़्यादा वाटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग हायर इन समर, मतलब कि अभी मैंने बताया है कि क्यों आखिर जो वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी है वो समर के टाइम में हाई होती है। आंसर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर इन समर ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीफ। क्यों किया जाता है इसमें ज़्यादा वाटरिंग समर में? क्योंकि उसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो पानी जो है वो भाप बन जाती है, जिसके वजह से ड्राई हो सकता है प्लांट, और ड्राई की वजह से प्लांट जो है वो स्पॉइल भी हो सकता है। इसलिए वाटरिंग जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए हमें, कब? समर सीजन्स में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कि इरिगेशन के क्या सोर्सेज होते हैं? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। मतलब जो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होते हैं वो होते हैं वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक होता है, रिवर होता है, डैम्स होते हैं एंड कैनाल्स होते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अब ये सारे जो जगह पे वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे वेल में प्रेजेंट होता है, लेक में प्रेजेंट होता है, कैनाल में प्रेजेंट होता है, उन्हें लिफ्ट किया जाता है अलग अलग रीजन में फील्ड तक पहुंचाने के लिए। कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मैटर, और इस मैटर में कैटल और ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती है। दीज मैथड आर चीपर बट लेस इफेक्टिव। ये जो मैथड्स होते हैं ये चीपर तो होते हैं बट वो लेस इफेक्टिव भी होते हैं। वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब कुछ ट्रेडिशनल वेज के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट है मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड है चेन पंप। थर्ड है ढेकली। फोर्थ है राहत, जिसे हम कहते हैं लिवर सिस्टम। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, लेकिन कॉमनली जो ज़्यादा यूज होता है या फिर ज़्यादा सुनने में आता है वो होता है पंप, जिन्हें हम लिफ्ट करते हैं, वाटर को लिफ्ट करने में वो कॉमनली यूज होते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स, और ये पंप्स को यूज़ करने के लिए या फिर पंप को रन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी, इन सब की हेल्प से ही पंप जो है वो रन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर वीड्स, मतलब वीड्स क्या होते हैं? व्हाट इज द रिमूवल ऑफ वीड कॉल्ड, और रिमूवल ऑफ वीड को हम क्या कहते हैं? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, मतलब फील्ड में बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, जो क्रॉप के साथ ही ग्रो हो जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड, और ये जो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, और जो रिमूवल ऑफ वीड की प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज वीडिंग, व्हाई इज वीडिंग नेसेसरी, मतलब वीडिंग जो है वो नेसेसरी क्यों है? वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट।
वीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी इस वजह से होती है क्योंकि वो सॉइल के साथ compete करती है। क्यों compete करती है? The reason it competes with the crop because of for water, nutrients, space and light। इन सारी चीज़ों की वजह से वो compete करती है क्रॉप के प्लांट से। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और वो अफेक्ट करते हैं प्लांट और क्रॉप की ग्रोथ से भी। देयर आर सम वीड्स दैट इवन इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, और बहुत सारे ऐसे वीड्स होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम में भी इंटरफेयर करते हैं एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, और वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, what are the ways adopted by farmers for the removal of weed and also what is the best time for it। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि फार्मर्स जो हैं वो वीड के रिमूवल मतलब कैसे करते हैं, क्या एक वो प्रोसेस या फिर मेथड को फॉलो करते हैं, और बेस्ट टाइम रिमूवल ऑफ वीड का बेस्ट टाइम क्या होता है। द वे अडॉप्टेड बाय फार्मर्स फॉर द रिमूवल ऑफ वीड, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग। जो टिलिंग होता है, सोइंग से पहले हम टिलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि टिलिंग जो है वो हेल्प करता है सॉइल या क्रॉप को अपरूट करने में। एंड किलिंग ऑफ वीड विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, और उसके बाद फिर वो वीड्स को किल भी कर देता है और उसके बाद वो क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है और मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड, और जो बेस्ट टाइम है वीड को रिमूव करने के लिए वो है ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड। वेजिटेटिव ग्रोथ जब वीड्स की हो रही होती है बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, बेस्ट टाइम रहता है फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। नाउ क्वेश्चन 19, व्हाट इज द मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स एंड विच टूल इज रिक्वायर्ड, नेम इट। मतलब मैनुअल रिमूविंग ऑफ वीड्स किस तरीके से करते हैं हम, और क्या टूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस के लिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल। जो मैनुअल रिमूवल होता है वो इंक्लूड करता है हमारा फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड टाइम टू टाइम। मतलब ग्राउंड के क्लोज से ही वो अपरूट करते हैं उस वीड्स को और फिर उन्हें काटना शुरू कर देते हैं क्लोज टू द ग्राउंड। हर टाइम में जब भी जैसे भी वो ग्रो करते हैं उस टाइम पे वो करते रहते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ये जो टूल है जिससे ये किया जाता है वो है खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड, और वीड को अपरूट करने के लिए सीड ड्रिल का भी यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अनदर मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वीड। अब दूसरा मेथड क्या होता है रिमूवल ऑफ वीड के लिए। व्हाट आर द प्रिकॉशन टेकन बाय द फार्मर वाइल रिमूविंग द वीड, और क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो फार्मर्स लेते हैं जब वो वीड्स को रिमूव करते हैं। द अनदर मैथड ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। जो एक अनदर मैथड होता है वीड्स को रिमूव करने का वो होता है कि हम केमिकल के यूज से उसे रिमूव करते हैं, जिस केमिकल को हम उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स कहते हैं। वीडिसाइड्स एक केमिकल होता है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 2,4-D। ठीक है, दिस इज द केमिकल दैट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड, और ये जो है वो स्प्रे किया जाता है पूरे फील्ड में ताकि हम वीड को किल कर सकें। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, लेकिन वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड, और जो वीडिसाइड्स होते हैं उन्हें डाइल्यूट किया जाता है वाटर में ताकि वो अच्छी तरीके से उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, और फिर उसके बाद उसे स्प्रे किया जाता है फील्ड में विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर्स। प्रिकॉशन टेकन बाय फार्मर्स फॉर रिमूवल ऑफ वीड। अब ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो फार्मर लेते हैं जब वो वीड्स को रिमूव करते हैं। दे कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। वो क्या करते हैं, कवर करते हैं अपने नोज और माउथ को विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। जब वो इस केमिकल को स्प्रे करते हैं पूरी फील्ड में तो वो अपने नोज को और माउथ को एक पीस ऑफ क्लॉथ से कवर करते हैं। बिकॉज स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। क्योंकि ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्प्रे करते हैं जब वीडिसाइड वो एक केमिकल होता है और ये उनकी हेल्थ पर भी अफेक्ट कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड नेम द टूल यूज फॉर हार्वेस्टिंग। और हमें इसके प्रोसेस के बारे में बताना है एज वेल एज वी हैव टू टेल द टूल जिससे हम हार्वेस्टिंग
करते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जब क्रॉप मेच्योर हो जाता है और उसके बाद उसे कट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को पुल आउट किया जाता है और उसके बाद उनको कट किया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज में। फॉर एग्जाम्पल सीरियल क्रॉप्स टेक्स 3 to 4 months टू गेट मेच्योर। जो सीरियल क्रॉप होता है उसे कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लगते हैं मेच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इज डन आइदर बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है वो या तो सिकल से किया जाता है, दिस इज अ टूल, और फिर एक मशीन होता है जिसका नाम होता है हार्वेस्टर, उससे भी किया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ। तो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं उनमें जो ग्रेन्स होती है, ग्रेन की जो सीड होती है, उन्हें चेफ से सेपरेट करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो जो ये जो चेफ से जो सेपरेट करना होता है ग्रेन के सीड को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। और ये कैरिड आउट मतलब ये किया जाता है किससे, एक मशीन से, जिसे हम कहते हैं कंबाइन, विच इज इनफैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। जो खुद भी एक कंबाइंड चीज़ है, हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज फार्मर हैविंग स्मॉल लैंड्स सेपरेट द ग्रेन एंड चेफ। अब जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड ही होते हैं, वो किस तरीके से ग्रेन और चेफ को सेपरेट करते हैं। आंसर, फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, वो सेपरेट करता है ग्रेन और चैफ को विद बाय विनोइंग। ये एक प्रोसेस होता है जिससे ग्रेन और चैफ जो है वो सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स। मतलब हम स्टोरेज, फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स जो होते हैं उनकी स्टोरेज किस तरीके से करते हैं, हम उस चीज़ से हमें क्या समझ आता है। इफ़ क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर क्रॉप के ग्रेन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमें स्टोर करके रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। तो उन्हें हमें सेफ रखना पड़ता है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, एज वेल एज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, रैट से, इंसेक्ट से और मॉइस्चर से हमें उस ग्रेन को सेफ रखना पड़ता है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप होता है उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें बिना सुखाए हुए स्टोर किया जाता है तो वो स्पॉइल हो जाते हैं, और अगर वो स्पॉइल नहीं हुए तो ऑर्गेनिज्म जो है उन पे अटैक कर देते हैं और वो अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी को लूज कर देते हैं। Hence, before storing them, the grains are properly dried in sun. तो हमें make sure करना होगा, हमें ensure करना होगा कि before storing the freshly harvested crops, हमें क्या करना होगा, उसे सन में ड्राई करना होगा टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, ताकि उनके अंदर जो भी मॉइस्चर है उसे हम रिड्यूस कर सके। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग एंड मेटालिक बिन्स। और जो फार्मर्स होते हैं वो स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट के बैग में और मेटालिक बिन्स में। Now our next question is question number 24. Where are large scale grain stores? जो large scale of grain होते हैं वो कहाँ पे store किए जाते हैं? Answer, large scale grain are stored in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. जो लार्ज स्केल ऑफ ग्रेन होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है सिलोज में और ग्रानियर्स में, ताकि पेस्ट से और रैट और इंसेक्ट से वो प्रोटेक्टेड रहे। अब ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। मतलब अगर हमें कोई ग्रेन जो है, फूड ग्रेन है, उसे हमें स्टोर करना है अपने घर पे, तो हम ड्राइड नीम लीफ जो है उस पर स्टोर कर सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, अगर हमें लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स को बिग गोडाउन्स में स्टोर करना है तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो उनमें स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि हम उन्हें पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं। एनिमल दैट आर रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ स्पेशल फूड, शेल्टर एंड केयर। जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें रियर्ड किया जाता है, बेसिकली जिन्हें पाला जाता है घर में
या फिर फार्म्स में उन्हें स्पेशल फूड मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए और एक प्रॉपर केयर भी मिलना चाहिए, केयर एज वेल एज मेंटेनेंस। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, लेकिन अगर यही चीज़ लार्ज स्केल में की जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। सो नाउ question from inside the chapter is completed. Now we are moving on to the textbook, NCERT textbook exercises. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. The same kind of plant grown and cultivated on a large scale at place is called crop. Okay? जो सेम काइंड ऑफ प्लांट होते हैं, जो ग्रोन किए जाते हैं या फिर कल्टिवेट किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। मतलब जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उससे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट, डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड होता है वो क्या होता है? फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं? बिकॉज दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं जिनकी वजह से उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइटर होता है। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इज एसेंशियल। मतलब कि क्रॉप के ग्रो करने के लिए, क्रॉप के ग्रोइंग के लिए सफिशिएंट सनलाइट, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सॉइल के लिए। नेक्स्ट है हमारा मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोस इन कॉलम बी। पहला हमारा है खैरिफ क्रॉप। अब खैरिफ क्रॉप क्या होते हैं? हमारे जो बेसिकली मॉनसून सीजन में हम ग्रो करते हैं या फिर शोन करते हैं उन्हें, तो ये हमारे खैरिफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज। ओके। सेकेंड है हमारा रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स जो हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, उनका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम एंड पी। थर्ड है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट जो है वो क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर किस चीज़ से बनता है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से। ओके। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खैरिफ क्रॉप के दो एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज। रैबी क्रॉप के दो एग्जाम्पल है वीट एंड ग्राम्स। कभी कभार पजल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमारे फिलअप्स में आ जाते हैं, तो हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। मतलब क्रॉप को जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर अ प्रॉपर कंडीशन। मतलब क्रॉप ग्रेन को हम लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं एक प्रॉपर कंडीशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। जो सर्टेन प्लांट मतलब सेम प्लांट जो हैं वो एक ही फील्ड में ग्रो किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। अ मशीन यूज फॉर कटिंग एंड द मेच्योर्ड क्रॉप। मतलब मेच्योर्ड क्रॉप को कट करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और रेबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्स। एक ऐसा रेबी क्रॉप जो पल्स भी है, ग्राम। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ। जो एक प्रोसेस होता है जिससे हम सेपरेट करते हैं ग्रेन्स और चैफ को, वो प्रोसेस होता है हमारा विनोइंग। सो हियर आवर क्लास 8th साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फुल एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सेल्फ मेड क्वेश्चन एंड एज वेल एज एक्सरसाइजेज पार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आप लोगों के पास है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क मी। एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ इंस्टाग्राम लिंक, तो वहाँ पे भी आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर। थैंक यू।